channel. I'm Radhika and today's video is super helpful for all BCom semester 6 students. Okay, so today we are going to cover custom law. अभी तक हमने जीएसटी एंड कस्टम लॉ के 4 यूनिट्स कर लिए हैं एंड उसमें सारा जीएसटी के बारे में था एंड दिस इज द लास्ट यूनिट विच कवर्स कस्टम लॉ। तो आज हम कस्टम लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंड जितना हो सका है मैंने इस पूरे लेक्चर को पूरे लेक्चर को पूरे नोट्स को सब कुछ एकदम सिंपल है, सब कुछ इजी है एंड अगर आप नोट्स परचेज करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। एंड इफ आपको नोट्स परचेज करने हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर स्क्रीन पे यहाँ पे लिख दिया है, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करके मुझसे नोट्स परचेज कर सकते हैं। ओके, एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग वीडियो तो देख रहे हो बट वीडियो को लाइक ही नहीं कर रहे हो, कोई कमेंट नहीं कर रहे हो। एटलीस्ट थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगती है। उसको उसके आपके लिए नोट्स बनाना और फिर साथ में सब कुछ प्रिपेयर करना, नोट्स वीडियो को एडिट करना, वीडियो को अपलोड होने में ही काफी टाइम लगता है। ओके, सो आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग एंड प्लीज अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक किए बिना और कमेंट किए बिना मत जाना। एंड अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर स्टडी कंटेंट। एंड अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। यूनिट 5 कस्टम लॉ। इसमें आपके जो जो कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में एंड द टेरिटोरियल वाटर्स और हाई सीज टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटीज और वैल्यूएशन। आपके ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट इज अ कस्टम लॉ। व्हाट इज कस्टम लॉ? कस्टम लॉ होता क्या है? कस्टम लॉ एक रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब एक रूल्स एंड रेगुलेशन है जो गवर्नमेंट ने बनाई है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, कि आउट ऑफ द कंट्री या कंट्री के अंदर कुछ आ रहा है या कंट्री के बाहर कुछ जा रहा है उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। Okay, so that is a custom law. It ensures that all goods crossing the border are taxed properly and are legal and safe. इसका क्या काम करता है कि जो भी गुड्स है जो बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं वो प्रॉपरली वो टैक्स है और वो लीगल है और सेफ है। ठीक है, वाई डू वी नीड कस्टम लॉ? कस्टम लॉ की जरूरत हमें क्यों पड़ी? अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। किससे? कस्टम ड्यूटी से। और ये एक कस्टम ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स। और क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, टू रेगुलेट प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड गुड्स। जो भी प्रोहिबिटेड और रिस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए, जो भी नेशनल सिक्योरिटी और सेफ्टी है उसको मेंटेन करने के लिए। इसके अंदर गवर्निंग लॉ है इंडिया में, वो कौन सा लॉ है? कस्टम एक्ट, जो कि 1962 में आया था। इट इज सपोर्टेड बाय कस्टम टैरिफ एक्ट। कस्टम टैरिफ एक्ट से सपोर्ट किया गया इस एक्ट को, जो कि है आया था 1975 में। इसमें टैक्स रेट्स, इसके अंदर टैक्स रेट्स गिवन है, वेरियस रूल्स एंड नोटिफिकेशन इशूड बाय द गवर्नमेंट। और इसमें चेंजेस आते रहते हैं, तो जो भी चेंजेस आते हैं वो ऑफिशियल गेजेटे में सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स और नोटिफिकेशंस लेके आती है। ओके, व्हाट इज अ व्हाट इज कस्टम्स ड्यूटी? अभी अब तक हमने पढ़ा कस्टम लॉ, अब हम पढ़ेंगे कस्टम ड्यूटी क्या होता है। कस्टम ड्यूटी एक टैक्स है, ठीक है, ऑन द गुड्स। वो टैक्स पेड ऑन गुड्स दैट आर इम्पोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द कंट्री। जो या तो गुड्स कंट्री के अंदर आ रहे हैं या फिर कंट्री से बाहर जा रहे हैं, उन गुड्स पे जो हम टैक्स पे करते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टम ड्यूटी। इसके जो मेन टाइप है कस्टम ड्यूटी का, दैट इज वन ऑफ इज इम्पोर्ट ड्यूटी एंड द अनदर वर्ड इज अनदर वन इज एक्सपोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होता है? इम्पोर्ट ड्यूटी उन गुड्स पे टैक्स लगता है जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं, और एक्सपोर्ट ड्यूटी वो होता है जो गुड्स इंडिया से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट आर पोर्ट्स? पोर्ट्स क्या होते हैं इन कस्टम लॉ? अ पोर्ट मीन्स अ प्लेस अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। पोर्ट का मतलब क्या है? वो प्लेस जो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कर रहा है कि यहाँ पे गुड क्या हो सकते हैं, लीगली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड पोर्ट्स। दीज पोर्ट्स कैन बी, वो सी पोर्ट हो सकता है, एयरपोर्ट हो सकता है, लैंड कस्टम स्टेशन हो सकते हैं, इनलैंड कंटेनर्स डिपोर्ट्स हो सकते हैं जिसको आईसीडीज कहते हैं, कंटेनर फ्रीट स्टेशन हो सकते हैं जिनको सीएफएसएस कहते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ पोर्ट अंडर कस्टम। अभी जो हमने पढ़ा अब हम उनको ब्रीफ में पढ़ेंगे कि कौन किन तरह के पोर्ट्स होते हैं कस्टम के अंदर। सबसे पहला है सी पोर्ट। ठीक है, इसको कस्टम पोर्ट भी कहते हैं। अ पोर्ट डिक्लेयर्ड अंडर सेक्शन 7 ऑफ द कस्टम एक्ट वेयर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बाय सी इज अलाउड। कि समूह के द्वारा
आप क्या कर सकते हो, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट अलाउ होता है तो उसको बोलते हैं सी पोर्ट। जैसे कि एग्जांपल हो गया मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोच्चि पोर्ट। जहाँ भी हमारा इंडिया का सी है वहाँ पे ये पोर्ट्स बने हुए हैं। ओके। कस्टम एयरपोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट क्या होता है कि एन एयरपोर्ट वेयर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बाय एयर, जहाँ पे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है। दैट इज अलाउड अंडर कस्टम लॉ, ये कस्टम लॉ के अंदर अलाउ है। जिसमें एक एग्जांपल है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट मुंबई। ये क्या है, ये कस्टम एयरपोर्ट्स है। लैंड कस्टम स्टेशन, एलसीएस, एलसीएस क्या होता है, दैट इज अ डेजिग्नेटेड प्लेस ऑन द लैंड बॉर्डर, लैंड बॉर्डर की डेजिग्नेटेड प्लेस है विद नेबरिंग कंट्रीज, जो अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ है। इसके लिए इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बाय रोड और बाय रेल। एग्जाम्पल पेट्रापोल, जो कि कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, और इसको बांग्लादेश बॉर्डर बोल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल है अटारी, जो पंजाब और पाकिस्तान वाला बॉर्डर है, उसको अटारी बॉर्डर कहते हैं। Inland Container Depot, that is ICD, a dry port, that is a port located inland, not near sea, ये समुद्र के पास नहीं होता, ठीक है। Where गुड्स आर क्लियर्ड बाय कस्टम लाइक एट अ सी पोर्ट, जहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो क्लियर करे जाते हैं किसके, कस्टम के द्वारा, एट अ सी पोर्ट पे, ठीक है। बट दैट इज अ ड्राई पोर्ट, यहाँ पे कोई आपको, यहाँ पे आसपास में कोई समुद्र नहीं होता है। दैट इज यूजफुल फॉर एक्सपोर्टर्स, के लिए यूजफुल होता है, इम्पोर्टर्स के लिए यूजफुल होता है, जो भी कोस्टल एरियाज में क्या है, लोकेटेड है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है तुगलकाबाद आईसीडी, ये दिल्ली में है, ठीक है। वाइट फील्ड आईसीडी, जो कि बेंगलुरु में है। कंटेनर फीड स्टेशन, सीएफएस, ये स्टेशन जो होता है ये नियर अ पोर्ट, ये उन पोर्ट के पास होता है जहाँ पे गुड्स जो होते हैं वो स्टफ्ड, डी स्टफ्ड इन कंटेनर्स, जो कंटेनर में या तो स्टफ्ड होते हैं या फिर डी स्टफ्ड होते हैं। कस्टम्स क्लियरेंस इज डन, जहाँ पे कस्टम का जो क्लियरेंस होता है वो डन हो गया होता है, मतलब जो भी टैक्स वगैरह है वो सब क्लियर हो गया होता है। एंड टेम्पररी स्टोरेज इज अवेलेबल, और जहाँ पे टेम्पररी स्टोरेज अवेलेबल होता है, सीएफएस नियर नियर नहावा शिवा पोर्ट, दैट इज इन मुंबई। वाई डिफरेंट पोर्ट्स क्यों, एक ही पोर्ट क्यों नहीं है, अलग अलग पोर्ट्स क्यों है, ताकि ट्रेड क्या हो, फास्टर हो और स्मूदर हो, ठीक है। और इसमें कस्टम क्लियरेंस अलाउ होता है क्योंकि बहुत सारी लोकेशंस है, तो कंप्लायंस बहुत इजीली हो जाता है। तो सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए कि हम सी के थ्रू भी ट्रेड कर रहे हैं, एयर के थ्रू भी ट्रेड कर रहे हैं और लैंड के थ्रू भी ट्रेड कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी के कितने टाइप्स है, द फर्स्ट, अभी हम दो तो पढ़ लिया हमने, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, द अनदर वन, दैट द अनदर सेवन आर, फर्स्ट वन इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, बीसीडी। व्हाट इज दैट, बीसीडी, दिस इज द मेन ड्यूटी, दैट इज द मेन ड्यूटी लेविड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जो भी गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं उस पर जो सबसे मेन ड्यूटी लगती है, दैट इज द बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज। इट इज चार्ज एज परसेंटेज ऑफ द एक्सेसिबल वैल्यू, ये क्या लगता है, परसेंटेज चार्ज लगता है किस पे, एक्सेसिबल वैल्यू पे, जो गुड्स की एक्सेसिबल वैल्यू होती है उस पे, ठीक है। अगर जैसे कि एक फोन है जिसकी वर्थ कितनी है, 10,000 की, ठीक है, इज इम्पोर्टेड एंड बीसीडी इज 10%, और जिसपे 10% क्या है, बीसीडी, तो जो ड्यूटी कितनी हुई, बेसिक बीसीडी कितनी हुई, 1000। काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी, व्हाट इज दैट, सीवीडी, ये सीवीडी सेक्शन 9 ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट के अंदर गिवन है। चार्ज ऑन इम्पोर्ट गुड्स टू इक्वलाइज एंड एक्सरसाइज ड्यूटी, दैट इज चार्ज ऑन सिमिलर गुड्स मेड इन इंडिया। ये किस पे चार्ज किया जाता है, ये इम्पोर्टेड गुड्स पे चार्ज किया जाता है, किसको इक्वलाइज करने के लिए, एक्साइज ड्यूटी को इक्वलाइज करने के लिए, ताकि जो भी हम सिमिलर गुड्स इंडिया में बन रहे हैं उन पे हम क्या कर सके, इसको चार्ज कर सके। ये क्या करता है, ये इंडियन जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, ताकि उनके साथ कुछ, मतलब उनका जो प्राइस वगैरह है उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि जो चीज हमारी कंट्री में बन रही है वो कहीं और ना बन रही हो। सो वी हैव टू इक्वलाइज इट, और अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव टू इम्पोज सीवीडी, दैट इज काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ओके। इसका एग्जांपल है, इफ इंडियन गुड्स पे 12% एक्साइज ड्यूटी, सेम रेट इज एडेड टू इम्पोर्टेड गुड्स एट सीवीडी। अगर इंडियन गुड्स कितना 12% एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा है, तो हम इम्पोर्टेड गुड्स पे भी सेम रेट ऐड करेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट लेविड एनीमोर आफ्टर जीएसटी रिप्लेस एक्साइज ड्यूटी, ये तब तक नहीं लगता, दिस इज नॉट लेविड एनीमोर आफ्टर, जब जीएसटी के बाद जीएसटी क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है किसको, एक्साइज ड्यूटी को। एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, जिसको हम कहते हैं स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, दैट इज सैड, लेविड टू बैलेंस आउट ऑफ द वेट
आउट ऑफ द वेट और जीएसटी। ये किस पे लगता है? जो भी हमारा वेट और जीएसटी का बैलेंस बचता है उस पे ये टैक्स लगता है, दैट इंडियन प्रोडक्ट्स फेस, जो कि किसको फेस करना पड़ता है? इंडियन प्रोडक्ट्स को। यूजुअली चार्ज एट 4% ऑन इम्पोर्ट। यूजुअली इम्पोर्ट्स पे कितना लगता है? 4%। नो, सैड इज नाउ मोस्टली अबॉलिश्ड ड्यू टू जीएसटी। जो सैड है अब अबॉलिश्ड हो चुका है जीएसटी की वजह से। ओके। प्रोटेक्टिव ड्यूटी, व्हाट इज प्रोटेक्टिव ड्यूटी? लेवी टू प्रोटेक्ट इंडियन इंडस्ट्रीज। इंडियन इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इम्पोज प्रोटेक्टिव ड्यूटी फ्रॉम चीप फॉरेन इम्पोर्ट्स। जो भी हम फॉरेन से चीप चीजें मंगाते हैं, लेट्स से एग्जांपल, इफ चीप चाइनीज टॉयज हर्ट इंडियन टॉय बिजनेस, अ प्रोटेक्टिव ड्यूटी में बी इम्पोज्ड। ओके। ओनली इम्पोज इफ द टैरिफ कमीशन रिकमेंड्स। ये कब इम्पोर्ट होगा? जब टैरिफ कमीशन इसको क्या करेगा? रिकमेंड करेगा। फिर है एंटी डंपिंग ड्यूटी। व्हाट इज दैट? एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज व्हेन गुड्स आर इम्पोर्टेड एट अ वेरी लो प्राइस। ठीक है, ये कब लगता है? जब हम गुड्स को बहुत ही लो प्राइस पे क्या कर रहे हैं? इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो इस पे वी हैव टू डंप इट लोअर देन देयर नॉर्मल वैल्यू। मतलब जो उसकी नॉर्मल वैल्यू है उससे भी वो कम है, तब हमें क्या लगाना पड़ता है? एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये किसको प्रोटेक्ट करता है? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करता है अनफेयर ट्रेड होने से उनके साथ। Let's say example, if Chinese steel is sold at 25 rupees per kg while global price is 50 rupees per kg, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी में भी चार्ज, तो जो भी एक्स्ट्रा है वो हम उनसे एज अ एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज करेंगे, क्योंकि ग्लोबल प्राइस इसका 50 रुपीज पर केजी है, बट जो चाइनीज स्टील उसको इतना कम रेट में बेच रहे हैं, तो वी हैव टू चार्ज एंटी डंपिंग ड्यूटी। Safeguard duty. What is that safeguard duty? Safeguard duty imposed when sudden rise in imports. जब एकदम से imports में एकदम suddenly rise हो जाए, मतलब बढ़ जाए उसका प्राइस, तो वो किसके लिए खतरा होता है? ये इंडियन इंडस्ट्री के लिए थ्रेटन होता है। ठीक है, तो टेम्पररी मेजर, ये एक टेम्पररी मेजर है लोकल बिजनेसेस को क्या करने के लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। इट इज नॉट अ कंपल्सरी बट इट इज अ टेम्पररी। ओके। इफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सफर ड्यू टू एक्सेस imports फ्रॉम वियतनाम, सेफगार्ड ड्यूटी में बी यूज। ठीक है, जब अगर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या कर रही है? एक्सेस इंपोर्ट सफर कर रही है, किससे? वियतनाम से, तो सेफ गार्ड ड्यूटी क्या लगेगा? उस पर इम्पोज किया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज सोशल वेलफेयर सरचार्ज, दैट इज SWS, चार्ज ऑन द टोटल कस्टम। ये टोटल कस्टम पे चार्ज किया जाता है, किस लिए? टू फाइंड एजुकेशन एंड सोशल प्रोग्राम्स। ठीक है, एजुकेशन को एजुकेशन के फंड के लिए, और जो भी सोशल प्रोग्राम्स है उनको फंड करने के लिए हम इसको चार्ज करते हैं, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ठीक है, यूजुअली ये 10% होता है ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी। जो बेसिक कस्टम ड्यूटी, अब जैसे बेसिक कस्टम ड्यूटी वाले में एग्जांपल था, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी निकला था वो था 1000। तो अब जो 1000 बेसिक कस्टम ड्यूटी निकला है उसका भी कितना? 10% हम क्या लगाएंगे? 100 रुपीज इज एज, हम ये चार्ज करेंगे SWS। ओके। इसका एक एग्जांपल सिनेरियो है पूरे टोटल का। लेट्स से यू इंपोर्ट अ लैपटॉप वर्थ रुपीज 50,000, द कस्टम ड्यूटीज माइट लुक लाइक। तो कस्टम ड्यूटी कैसी होगी? बेसिक कस्टम ड्यूटी 10%, उसका कितना? 5,000। ठीक है, और 10% SWS किसका हो गया? 10% ऑफ BCD, BCD का भी 10%, तो कितना हो गया? 500 रुपये। तो टोटल ड्यूटी कितनी हो गई? 5,500। अदर ड्यूटीज अप्लाई ओनली इन स्पेशल केस, अगर कोई अदर स्पेशल केस है तो अदर ड्यूटीज भी क्या होंगी? अप्लाई होंगी। ओके। Next one is import and export procedure. Import procedure bringing goods into India. जब हम गुड्स को इंडिया के अंदर ला रहे हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है? सबसे पहला प्रोसीजर है कि हमें क्या करना है? ऑब्टेन करना है इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड, दैट इज IEC। IEC इज इन इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर का एक कोड होता है। ओके, जो गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। इम्पोर्टर मस्ट रजिस्टर्ड विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT। इम्पोर्टर जो है उसने अपने आप को मस्टली रजिस्टर करा हुआ होना चाहिए, किसके साथ? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, DGFT के साथ। फिर उसको क्या मिलता है? एक IEC नंबर मिलता है, जो किसके लिए? मैंडेटरी होता है सारे इम्पोर्टर्स के लिए। इसका जो स्टेप 2 है वो क्या है? प्लेस द ऑर्डर। इम्पोर्टर क्या करता है? प्लेस करता है परचेज ऑर्डर को विद अ फॉरेन सेलर के साथ। स्टेप 3 में हमें क्या करना पड़ता है? अरेंज फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के लिए अरेंज करना, फॉरेन एक्सचेंज को अरेंज करना। फॉरेन एक्सचेंज इज द फॉरेन करेंसी। यूज एन ऑथराइज्ड बैंक, एक ऑथराइज्ड बैंक का यूज करना। टू पे इन फॉरेन करेंसी में पे करने के लिए एज पर आरबीआई रेगुलेशंस। आरबीआई रेगुलेशंस के हिसाब से हमें क्या करना है? एक ऑथराइज्ड बैंक का यूज करना है फॉरेन करेंसी में पे करने के लिए। स्टेप 4, शिपमेंट ऑफ गुड्स, गुड्स की शिपमेंट। सेलर शिप्स द गुड्स, सेलर को क्या करना है? गुड्स को क्या करना है? शिप करना है। एंड शेयर्स डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जाएंगे इसके साथ? इनवॉइस,
packing list, bill of lading or airway bill, certificate of origin, insurance certificate. These are the documents that will go with the import. Okay, import goods. Step 5, file bill of entry. Bill of entry फाइल करना है. Importer और customs agent file a bill of entry, a declaration for custom clearance. Custom clearance के लिए हमें एक declaration देनी पड़ती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि जो आपके goods है वो जो आपने मंगाया था वही है. ठीक है, इसके अंदर और मतलब आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है अपनी तरफ से कि हाँ जो भी चीज़ है सब कुछ सेफ है और मतलब इसके साथ कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी इलीगल काम हम कुछ भी इलीगल नहीं भेज रहे. दैट इज अ डिक्लेरेशन दैट कॉल्ड बिल ऑफ एंट्री. ओके, ये विद इंडियन कस्टम्स के साथ हमें इंपोर्ट करना पड़ता है. असेसमेंट बाय कस्टम्स. कौन कौन सी असेसमेंट होती है कस्टम्स के साथ? सबसे पहला क्लासिफिकेशन, फिर ड्यूटी रेट्स, फिर वैल्यू ऑफ गुड्स. पे इम्पोर्ट ड्यूटी. इम्पोर्ट ड्यूटी कब पे होती है? इम्पोर्टर पे कस्टम ड्यूटी लाइक बीसीडी, एसडब्ल्यूएस. कौन कौन सी इम्पोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ती है इसको? बीसीडी तो मस्ट है, वो तो देनी ही देनी है. एसडब्ल्यूएस भी मस्ट है और जो बाकी की क्या थी वो सब टेम्पररी थी. अगर कोई स्पेशल केस होता है तो हमें वो वाली ड्यूटीज भी पे करनी पड़ेगी. स्टेप 8 है एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स. एग्जामिनेशन ऑफ गुड्स. कस्टम में फिजिकली चेक गुड्स टू प्रिवेंट फ्रॉड. कस्टम को क्या करना है? फिजिकली गुड्स को चेक करना है कि कोई भी फ्रॉड ना हो. रिलीज ऑफ गुड्स. रिलीज ऑफ गुड्स आफ्टर कस्टम क्लियरेंस. जब कस्टम क्लियर हो जाता है तो गुड्स को क्या करना पड़ता है? रिलीज करना पड़ता है. किसके लिए? डिलीवरी के लिए. डिलीवरी टू द इम्पोर्टर. एक्सपोर्ट का क्या प्रोसीजर है? सेंडिंग गुड्स आउटसाइड इंडिया. हम अपने इंडिया से बाहर गुड्स को सेंड कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? आईईसी जो नंबर है उसको ऑब्टेन करना पड़ेगा डीजीएफटी से. ठीक है, फिर हमें अपना एक्सपोर्ट ऑर्डर को कंफर्म करना पड़ेगा. जो भी हमारे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन करना बायर से. ठीक है, अरेंज फॉर फाइनेंस. फाइनेंस का अरेंज करना. एक्सपोर्टर में गेट प्री शिपमेंट फाइनेंस. एक्सपोर्टर के पास प्री शिपमेंट फाइनेंस भी हो सकता है फ्रॉम अ बैंक. ठीक है. पैकिंग एंड लेबलिंग. पैकिंग और लेबलिंग. गुड्स को पैक करना, लेबल करना, मार्क करना एज पर बायर्स इंस्ट्रक्शन. जैसा बायर ने बोला बिल्कुल उसके इंस्ट्रक्शंस के साथ हमें गुड्स को पैक करना है, लेबल करना है. ठीक है, फिर आता है डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन में कमर्शियल इनवॉइस जाता है, पैकिंग लिस्ट जाती है, शिपिंग बिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जाता है और लेटर ऑफ क्रेडिट जाता है. ठीक है, फिर आता है कस्टम क्लियरेंस. कस्टम क्लियरेंस क्या है? एक्सपोर्टर फाइल शिपिंग बिल. उसको शिपिंग बिल फाइल करना पड़ता है जिसमें एक्सपोर्ट की डिक्लेरेशन होती है. ठीक है, ये ऑनलाइन ऑनलाइन बेच सकते हैं उसको थ्रू ICEGATE आइस गेट. ओके. कस्टम्स चेक डॉक्यूमेंट्स एंड में इंस्पेक्ट गुड. कस्टम्स को फिर डॉक्यूमेंट चेक करना है और गुड्स को इंस्पेक्ट करना है. गुड्स हैंडेड टू कैरियर. फिर हमें गुड्स को कैरियर के हैंड में हैंड ओवर करना है टू कैरियर. गुड्स आर हैंडेड टू एयरलाइन और शिपिंग कंपनी. जो भी जिस भी कंपनी के थ्रू हम शिपिंग कर रहे हैं उस कंपनी को हैंड करना है, या फिर एयरलाइन के थ्रू कर रहे हैं तो उस एयरलाइन को हैंड करना है. ठीक है, फिर हम उससे क्या लेना है? बिल ऑफ लेडिंग जिसको BOL कहते हैं, या फिर एयरवे बिल AB जिसको बोलते हैं एज अ प्रूफ. स्टेप 8 है शिपमेंट एंड पेमेंट. फिर क्या करनी है? शिपमेंट करनी है और पेमेंट करनी है. जैसे ही गुड शिप हो जाए फिर क्या करनी है? पेमेंट रिसीव हो जाएगी थ्रू बैंकिंग चैनल. जैसे भी आरबीआई ने रूल्स निकाल रखे हैं इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, उन रूल्स के थ्रू पेमेंट क्या हो जाएगी? रिसीव हो जाएगी. स्टेप 9 में क्या करना है? क्लेम एक्सपोर्ट बेनिफिट. जो भी एक्सपोर्ट बेनिफिट्स हैं उसको क्या करना है? क्लेम करना है. एक्सपोर्टर कैन क्लेम बेनिफिट्स अंडर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स. जो भी एक्सपोर्टर है वो बेनिफिट्स को क्लेम कर सकता है. किसके अंदर? एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स के अंदर. ठीक है, लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक और जीएसटी का रिफंड. प्रोहाइबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड गुड्स. व्हाट आर द प्रोहाइबिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड गुड्स? प्रोहाइबिटेड गुड्स वो होते हैं जो कि कंप्लीटली बैन होते हैं गवर्नमेंट की साइड से कि दीज गुड्स विल नॉट बी गेट एक्सपोर्टेड और इम्पोर्टेड. ठीक है, नो वन इज अलाउड टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट देम अंडर एनी कंडीशन. सबसे द फर्स्ट वन इज नार्कोटिक ड्रग्स. नार्कोटिक ड्रग्स लाइक heroin, cocaine that is not allowed to import and export outside the country, okay, or inside the country. Counterfeit currency. Counterfeit currency is the fake currency. That is called fake currency. You cannot import or export the fake currency. Okay. Wildlife products like tiger skins and ivory, that is not allowed. Then is pornographic material, that is also not allowed. गुड्स दैट हर्ट पब्लिक मोरालिटी. वो गुड्स जो पब्लिक की मोरालिटी को हर्ट कर रहे हैं या फिर नेशनल सिक्योरिटी का ब्रीच कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट एंड गेट to import and get import. Okay, these are banned for reasons. Why these products are get banned? So for the public safety, for environmental protection, and for national security, and for cultural heritage. Got it? And what are the restricted goods? These goods are not fully banned. ये goods
पूरी तरह से बैन नहीं है, बट यू नीड अ स्पेशल लाइसेंस, बट आपको एक स्पेशल लाइसेंस की जरूरत है, ठीक है, और परमिशन की जरूरत है गवर्नमेंट से इन गुड्स को क्या करने की, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने की। दीज आर नॉट बेंड, ओके। और हमने जो प्रोहिबिटेड गुड्स थे दीज आर बेंट, बट द रिस्ट्रिक्टेड गुड्स आर नॉट बेंट, ओके, दीज आर नॉट फुल्ली बेंट। I have to highlight it. So the example, firearms and ammunition, ठीक है, live animals, chemicals or fertilizers, drones, medicines and medical equipments, antiquities or old paintings that are allowed, that are restricted but not banned. You have to get permission from the गवर्नमेंट, दैट इज DGFT, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। आपको उनसे क्या करना है, अप्रूवल लेना है, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना है, या फिर ड्रग कंट्रोलर, या डिपेंडिंग ऑन द आइटम, आइटम पे डिपेंड करता है कि ड्रग कंट्रोलर से क्या करना है, आपको अप्रूवल लेना है। व्हेन यू विल गेट द अप्रूवल देन यू कैन एक्सपोर्ट दैट गुड, ओके, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दैट गुड। Who is a custom officer? Custom officer कौन होता है? Custom officer is a government officer appointed under the Custom Act 1962 to monitor, regulate and control the movement of goods across India's border. Got it? कस्टम ऑफिसर इज एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट ऑफिसर कहा जाता है। और ये क्या करता है, इसको क्यों अपॉइंट किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कस्टम एक्ट 1962 के अंडर अपॉइंट किया गया है, और इसको इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि ये मॉनिटर करे, रेगुलेट करे और कंट्रोल करे किसको, जो भी गुड्स की मूवमेंट हो रही है इंडिया के बॉर्डर के अंदर, या इंडिया से बाहर जा रही है, इंडिया के अंदर आ रही है, तो उसको देखना, उसको कंट्रोल करना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग कस्टम लॉज। कस्टम लॉज इन्फोर्स करने के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। जो भी ड्यूटीज कलेक्ट हो रही है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इलीगल ट्रेड के लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपको इलीगल ट्रेड प्रिवेंट करना है, दैट्स योर ड्यूटी टू वॉच कि भाई कोई इलीगल ट्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है, एंड इफ होता है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। रोल ऑफ कस्टम ऑफिसर, कस्टम ऑफिसर का क्या रोल होता है? Custom officer is a government official who assists custom duty on import and export. Inspect goods to match what's declared in documents. Documents के अंदर क्या दे रखा है उसको क्या करना है, इंस्पेक्ट करना। प्रिवेंट स्मगलिंग, स्मगलिंग को प्रिवेंट करना कि बैंड और रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, बैंड आइटम है वो तो नहीं जा रहे, और अगर रिस्ट्रिक्टेड आइटम है बिना अप्रूवल के तो नहीं जा रहे। कलेक्ट टैक्सेस और ड्यूटीज, टैक्सेस और ड्यूटीज को कलेक्ट करना एट पोर्ट, एयरपोर्ट और बॉर्डर्स पे, ठीक है। फिर क्या करना है, इलीगल गुड्स है उसको क्या कर देना, सीज कर देना, उन पे लीगल एक्शन लेना अगर जरूरी है तो। फिर क्या करना, गुड्स को क्लियर करना इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है, मतलब डिलीवरी के लिए भेजना। ओनली आफ्टर ऑल रूल्स आर फॉलो, जब सारे रूल्स फॉलो हो जाए तब क्या करना, गुड्स को क्लियर कर देना। इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसी, जो गवर्नमेंट ट्रेड पॉलिसीज है उनको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, और क्या करना, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद आता है टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? टेरिटोरियल वाटर वो सी एरिया होता है जो कब कहाँ तक एक्सटेंड करता है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, up to 12 nm, approx 22.2 kilometer from a country coastline, ठीक है। Let's say example, that is in India, that is an India map, और इधर हमारा क्या है, इंडियन ओशन, ठीक है। तो जितना भी हमारा सी है उसके 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी इंडियन टेरिटरी आती है, ठीक है। हमारे यहाँ इधर तक हमारे इंडिया के ही लॉ, हमारे इंडिया के ही रूल्स और हमारी इंडिया के ही रेगुलेशंस लगते हैं। जैसे कि हमारी इंडिया लैंड पे हमारे रूल्स और रेगुलेशंस इंडिया के लगते हैं, वैसे ही उतने सी एरिया में भी क्या लगेंगे, हमारे इंडिया के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे। इसका जो की पॉइंट है, इसकी लिमिट है 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, ठीक है। इन इंडिया हैज कंप्लीट कंट्रोल, इंडिया के अंदर इसका कंप्लीट कंट्रोल होता है ओवर दिस एरिया, सिक्योरिटी का, रिसोर्सेज का, लॉज का और कस्टम ड्यूटी का, ठीक है। फॉरेन शिप्स कैन पास, यहाँ से फॉरेन शिप्स पास हो सकती हैं, बट ओनली फॉर पीसफुल पर्पस, पीसफुल पर्पस के लिए, जिसको क्या कहते हैं, इनोसेंट पैसेज। कि आप जो कुछ भी चीज अगर पास थ्रू हो रही है फॉरेन शिप से तो वो पीसफुल पर्पस के लिए हो रही है, कोई मतलब किसी इलीगल पर्पस के लिए नहीं हो रहा है, ठीक है। इंडियन कस्टम लॉ, जीएसटी एंड अदर लॉ अप्लाई इन दिस जोन। यहाँ पर इंडियन कस्टम लॉ, जीएसटी और कोई भी अदर लॉ है तो इस इतने एरिया में क्या होता है, वो अप्लाई होता है। इसका एग्जाम्पल है, if a foreign ship enters Indian territorial water with goods, Indian custom officer can inspect the ship, apply duties, or take legal action if law
इफ लॉज आर ब्रोकन, ठीक है, और वो उस पर लीगल एक्शन भी ले सकता है अगर वो इंडिया एज पर इंडियन लॉ नहीं है तो, या इंडियन लॉ ब्रेक हुआ है या ब्रीच हुआ है तो वो उस पर कोई भी लीगल एक्शन ले सकता है। व्हाट आर हाई सीज? हाई सीज क्या होते हैं? बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, कि अब जैसे यहाँ पे इंडिया था और इंडिया के जो ओशन में 12 नॉटिकल माइल्स तक तो हमारा इंडिया ही था, एंड इसके बियॉन्ड 12 नॉटिकल माइल्स के बियॉन्ड जितना भी 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर आता है उस पर किसी भी कंट्री का कोई राइट नहीं है। नो राइट, किसी भी कंट्री का राइट नहीं है, ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है। ओके, हाई सीज आर पार्ट्स ऑफ द ओशन दैट लाई बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम एनी कंट्री कोस्ट लाइन्स। नो कंट्री ओन्स द हाई सीज, कोई भी कंट्री हाई सीज को ओन नहीं करती। दे आर इंटरनेशनल वाटर्स, ये क्या है? ये इंटरनेशनल वाटर्स है, ठीक है। की पॉइंट्स है इसके, बियॉन्ड नेशनल कंट्रोल, नो कंट्री हैज सोवरेनिटी हेयर, किसी कंट्री का कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि ये वो अपने रूल्स और रेगुलेशन लगाएगा। यहाँ पे किसी का कोई लॉ नहीं चलता, किसी का कोई रेगुलेशन नहीं चलता, ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए है, ठीक है। ऑल कंट्रीज कैन यूज हाई हाई सीज फ्रीली फॉर, सारी कंट्रीज यहाँ पे क्या फ्रीली यूज कर सकती है? नेविगेशन, फिशिंग, मैरीन रिसर्च, लेइंग अंडर वाटर केबल्स। इस पे मतलब, और यहाँ का ना एरिया बेसिकली फॉर रिसर्च होता है कि इस यहाँ पे इतने एरिया के अंदर आप लोग किसी भी कंट्री से जाके रिसर्च वगैरह आपको करनी है तो यू कैन डू दैट, ठीक है। तो ये रिसर्च वगैरह के लिए होता है, फिशिंग के लिए होता है, मैरीन रिसर्च के लिए होता है। यहाँ पे बेसिकली साइंटिस्ट वगैरह को भेजा भेजा जाता है रिसर्च वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसी का ऐसे राइट नहीं है कि आप यहाँ पे अपने रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करोगे। दिस एरिया फॉर एवरीवन, सारी कंट्रीज यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये। ओके, गवर्न बाय इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है इसको, लाइक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसके लिए एक लॉ आया था दैट इज UNCLOS, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। नो कंट्री कैन इम्पोज टैक्सेस, यहाँ पे कोई भी कंट्री टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती, कस्टम ड्यूटी इम्पोज नहीं कर सकती, लॉ इन्फोर्समेंट नहीं कर सकती, ठीक है। कोई भी शिप यहाँ पे आएगी तो हो सकता है, ठीक है, अनलेस इन स्पेसिफिक केसेस लाइक पायरेसी, जब तक कोई स्पेसिफिक केस ना हो जैसे कि पायरेसी। एग्जाम्पल है, if a ship is sailing in high seas, it follows the law of the country whose flag it flies, not the laws of nearby countries. अगर यहाँ पे कोई शिप है, ठीक है, सेलिंग इन हाई सीज में है, ठीक है, तो उसको क्या फॉलो करना पड़ेगा? जिस भी कंट्री का फ्लैग उस पर फ्लाई हो रहा होगा वो लॉ उसको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, उसको अपना जो भी इंटरनेशनल लॉ होगा वो फॉलो करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिटोरियल वाटर्स एंड हाई सीज इन कस्टम्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग व्हेन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हैपेंस, कि कब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हैपन होगा। अप्लाइंग कस्टम लॉ करेक्टली, कस्टम लॉ को करेक्टली अप्लाई करना होगा। प्रिवेंटिंग स्मगलिंग, स्मगलिंग को प्रिवेंट करना होगा। व्हाट इज वैल्यूएशन इन कस्टम? कस्टम में वैल्यूएशन क्या होता है? दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो। वैल्यूएशन इन कस्टम मीन्स कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड, जो भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं उस वैल्यू को क्या करना? कैलकुलेट करना, ठीक है, सो दैट करेक्ट कस्टम ड्यूटी कैन बी चार्ज, तो जिससे क्या हो सके? करेक्ट कस्टम ड्यूटी चार्ज हो सके। कस्टम ड्यूटी इज नॉट चार्ज ऑन क्वांटिटी और वेट, कस्टम ड्यूटी क्वांटिटी और वेट पे चार्ज नहीं किया जाता, बट ऑन द वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स की वैल्यू पे चार्ज होता है, एंड दैट वैल्यू मस्ट बी डिटरमाइंड प्रॉपरली, और वो वैल्यू प्रॉपरली डिटरमाइन होनी चाहिए। व्हाट इज वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट, और सॉरी व्हाई इज वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट, की वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट क्यों जरूरी है? कस्टम ड्यूटी को कैलकुलेट करने के लिए करेक्टली, ठीक है, जो भी अगर अंडर इनवॉइसिंग है उसको अवॉइड करने के लिए, या ओवर इनवॉइसिंग हो रही है तो उसको भी अवॉइड करने के लिए, फेयर ट्रेड के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, टू कंप्लाई विद इंटरनेशनल ट्रेड लॉज, इंटरनेशनल ट्रेड लॉज के साथ क्या करने के लिए? कंप्लाई करने के लिए। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन, ठीक है, बेसिस ऑफ वैल्यूएशन क्या है? इसमें ट्रांजैक्शन वैल्यू दैट इज अ टॉपिक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, कस्टम ड्यूटी इज यूजुअली बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू। ये किस पे बेस्ड है कस्टम ड्यूटी? ये वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द गुड्स, प्लस फ्रेट, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इंश्योरेंस, पैकिंग चार्ज, लोडिंग अनलोडिंग, commission, brokerage, cost of material supplied by the buyer. These are included in this value. ठीक है। Example, if trader import इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम जापान, अगर एक ट्रेडर है जो क्या इंपोर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट कर रहा है जापान से, तो क्या होगा उसका? जैसे प्राइस ऑफ गुड्स, फिर फ्रेट, फिर इंश्योरेंस, जो टोटल वैल्यू होगी कस्टम पे जो लगाने के लिए वो कितनी होगी? 1,06,000। फिर उस पर अगर कस्टम ड्यूटी चार्ज होगा फिर उसको क्या किया जाएगा? कैलकुलेट किया जाएगा। वट इज
एक्सेसिबल वैल्यू ऑल्सो कॉल्ड कस्टम वैल्यू। जो एक्सेसिबल वैल्यू होती है वो कस्टम वैल्यू भी कहते हैं उसको। वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, ये इम्पोर्टेड गुड्स की क्या होती है, वैल्यू होती है ऑन विच कस्टम ड्यूटी इज कैलकुलेटेड, जिस पे कस्टम ड्यूटी हम कैलकुलेट करते हैं। इट इंक्लूड कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्स्ट्रा चार्जेस लाइक फ्रेट, इंश्योरेंस, पैकिंग, लोडिंग और अनलोडिंग। इसका फॉर्मूला है accessible value equals to CIF value. CIF is cost, insurance और freight. Any other additions as per custom valuation rules, custom valuation rules के according अगर कोई और भी other additions है तो वो भी क्या होंगी, applicable होंगी। एग्जाम्पल दे रखा है, कॉस्ट ऑफ जर्मनी से हम एक ट्रेडर है क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है, कॉस्ट ऑफ मशीन इज 1 लाख, फ्रेट 10,000, इंश्योरेंस 2,000, तो एक्सेसिबल वैल्यू विल बी द 1,12,000। कस्टम ड्यूटी विल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस अमाउंट, इन अमाउंट पे कस्टम ड्यूटी क्या होगी, कैलकुलेटेड होगी। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन इन कस्टम, कस्टम में कौन कौन से मेथड है वैल्यू को वैल्यूएशन करने के, ठीक है। मतलब ट्रांजेक्शन वैल्यू, एक्चुअल प्राइस पेड फॉर और पेएबल, जब एक ट्रांजेक्शन वैल्यू जो भी एक्चुअल प्राइस हम पे कर रहे हैं, पेएबल कर रहे हैं, कांट बी यूज नहीं हो सकता, और इज नॉट एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल नहीं है, तो कस्टम यूजेस अदर मेथड्स, पे क्या करता है कस्टम, दूसरे मेथड यूज करता है, ठीक है, एज पर द कस्टम वैल्यूएशन रूल 2007। तो रूल्स में क्या दे रखा है, सबसे पहला मेथड है ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स। ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स मेथड क्या कहता है कि वैल्यू बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स दैट आर एग्जैक्टली द सेम, आइडेंटिकल, जो भी प्राइस ऑफ गुड्स की वैल्यू है वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है। तो इम्पोर्ट अराउंड द सेम टाइम, तो उस टाइम इम्पोर्टेड अराउंड द सेम टाइम, और उसी सेम टाइम पे क्या होगा, इम्पोर्ट होगा अंडर सिमिलर कंडीशन, कुछ अदर कंडीशंस के अंदर। ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स, अगर जो ट्रांजेक्शन जो सिमिलर गुड्स हैं उनकी ट्रांजेक्शन वैल्यू, ये एक दूसरा है। वैल्यू ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स सिमिलर इन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्राइस जो गुड्स का जो प्राइस है वो क्या है, सिमिलर है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में और उसके कंपोजिशन में, तो इंपोर्ट किसमें होगा, इंपोर्टेड अंडर सिमिलर कंडीशन, फिर उन्हीं सेम कंडीशन में क्या होगा, इंपोर्ट होगा। फिर आता है डिडक्टिव वैल्यू मेथड। डिडक्टिव वैल्यू मेथड क्या कहता है, कस्टम्स कैलकुलेट वैल्यू बाय डिडक्टिंग एक्सपेंसेस, उसमें क्या करता है वो एक्सपेंसेस को क्या कर देता है, डिडक्ट कर देता है, जैसे कि कस्टम ड्यूटी, प्रॉफिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस from the price at which the imported goods or identical goods are sold in India। किस प्राइस से, उस प्राइस से जिस प्राइस पर हमने क्या किया, गुड्स को इंपोर्ट किया, और जो आइडेंटिकल गुड्स थे उनको इंपोर्ट किया, जो कि किस में सोल्ड हो रहे हैं, इंडिया के अंदर सोल्ड हो रहे हैं। कंप्यूटेड वैल्यू मेथड, कंप्यूटेड वैल्यू मेथड में कस्टम कैलकुलेट करता है वैल्यू किस बेसिस पे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे, मटेरियल के बेसिस पे, प्रॉफिट एंड जनरल एक्सपेंसेस ऑन द मैन्युफैक्चरर, और मैन्युफैक्चरर को अगर कोई प्रॉफिट या जनरल एक्सपेंसेस हो रहा है उसके बेसिस पे। फिर आता है फॉलबैक मेथड, फॉलबैक मेथड और रेजिडुअल मेथड, यूज्ड ओनली इफ नन ऑफ द अबव मेथड कैन बी अप्लाइड। ये कब यूज होता है, जब इसमें से कोई सा भी मेथड, ऊपर वाला कोई सा भी मेथड अप्लाई नहीं होता, ठीक है, तब कौन सा मेथड यूज होता है, फॉलबैक मेथड। Custom uses reasonable means consistent with principles and provision of the GATT। इसका एक समरी टेबल है, इसमें पहला है ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इफ ट्रांजेक्शन वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल, ये कब होता है, जब ट्रांजेक्शन वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। ट्रांजेक्शन वैल्यू ऑफ सिमिलर गुड्स इफ आइडेंटिकल गुड्स मेथड नॉट पॉसिबल, अगर जो आइडेंटिकल गुड्स है वो क्या है, उसका जो मेथड है वो पॉसिबल ही नहीं है। फिर आता है डिडक्टिव वैल्यू मेथड व्हेन गुड्स सोल्ड इन इंडिया, जब इंडिया के अंदर गुड्स सोल्ड हो रहे हैं। फिर आता है कंप्यूटेड वैल्यू मेथड, जो किस पे बेस्ड है, प्रोडक्शन कॉस्ट के बेसिस पे बेस्ड है। फिर आता है फॉलबैक मेथड व्हेन ऑल अबव फेल, जब ऊपर के सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं तब ये वाला मेथड लगता है। इसका एग्जांपल है इफ एक्चुअल इनवॉइस प्राइस इज सस्पिशियस और अंडर वैल्यूड, कस्टम में चेक द प्राइस ऑफ आइडेंटिकल गुड्स इंपोर्टेड बाय अदर्स ड्यू टू डिसाइड द ड्यूटी। ओके, तो मैं आज की वीडियो यहीं खत्म करती हूँ, मैंने आपके सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। इफ दिस वीडियो हेल्प्स यू, so please like, comment and subscribe my channel।